हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिमोट एकेडमी। हम लोग आरसीसी में क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे और इस सीरीज में ये 5वां लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस इफ द न्यूट्रल एक्सिस इन अंडर इनफोर्स्ड सेक्शन इफ लोड इज फर्दर इंक्रीज्ड आफ्टर यील्डिंग ऑफ स्टील। कहने का मतलब ये है कि अगर स्टील अंडर इनफोर्स्ड है, मतलब कंक्रीट अंडर इनफोर्स्ड है, यानी कि एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड ज्यादा है एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड। कहने का मतलब एरिया ऑफ स्टील हमने कम लगाया है जितना रिक्वायर है, तो उसमें अंडर रेनफोर्स्ड केस बनेगा। और अगर स्टील यील्डिंग तक पहुंच गई है, मतलब जितनी स्ट्रेंथ थी उस स्ट्रेंथ तक स्टील में स्ट्रेस जनरेट हो गया है, तो उसके बाद भी अगर हम लोड बढ़ाएं तो न्यूट्रल एक्सिस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले न्यूट्रल एक्सिस को समझते हैं। हालांकि एक बार डिस्कस किया जा चुका है न्यूट्रल एक्सिस। ये मान लीजिए कंप्रेशन जोन है और ये टेंशन जोन है। अभी यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस है एक्सी है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। और हमें पता है कि जैसे जैसे कमजोर पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे वहां पे स्ट्रेस ज्यादा जनरेट होगी, और जितनी ज्यादा स्ट्रेस जनरेट होगी उतनी ही दूर भागेगी वहां से न्यूट्रल एक्सिस। इसलिए न्यूट्रल एक्सिस और ऊपर आएगी, एक्स ए यहाँ पे होगी। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे स्ट्रेस ज्यादा जनरेट होगा वहां से दूर न्यूट्रल एक्सिस भागेगी। रीजन क्या है, हमने डेफिनेशन में ही बता रखा है कि न्यूट्रल एक्सिस ऐसी एक्सिस है जहाँ पे जीरो स्ट्रेस हो, ना ही कंप्रेसिव स्ट्रेस हो और ना ही टेंसाइल स्ट्रेस हो। तो जहाँ पे ज्यादा स्ट्रेन होगा वहीं पे फेल होने के चांसेस ज्यादा होंगे, इसलिए वहां से दूर दिखेगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, शिफ्ट्स अपवर्ड। नेक्स्ट, shear stress distribution of a beam of rectangular cross section subjected to transverse loading will be। ट्रांसवर्स लोडिंग का मतलब होता है कि जो लेंथ है बीम की उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लोड लगे, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स लोडिंग। तो ट्रांसवर्स लोडिंग की वजह से जो क्रॉस सेक्शन में शियर स्ट्रेस जनरेट होता है उसका वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, ये ऑप्शन नंबर डी सही है, पैराबोलिक होता है, पैराबोलिक होता है। और यहाँ पे जो दिख रही है वैल्यू वो होती है टाउ मैक्स। टाउ मैक्स यानी कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, और ये टाउ मैक्स एवरेज शियर स्ट्रेस की 1.5 गुनी होती है, यानी कि 3/2 टाउ एवरेज, जहाँ पे टाउ क्या है, शियर स्ट्रेस को डिनोट करता है। नेक्स्ट, as per working stress method of reinforced concrete design, if a concrete has permissible compressive stress of P, then modular ratio is approximately given as। मॉडुलर रेशियो का फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। मॉडुलर रेशियो का फॉर्मूला है m इक्वल टू 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC, 3 सिग्मा CBC, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंक्रीट हैज परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ P, परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ P है, तो यानी कि सिग्मा CBC की वैल्यू दिया हुआ है P, कलर चेंज कर लेते हैं। सिग्मा CBC की वैल्यू दी हुई है, सिग्मा CBC की वैल्यू दी हुई है P, और M की वैल्यू 280 अपॉन 3P हो जाएगी। यहाँ से हम M की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगी, 3 से डिवाइड करेंगे तो 93.33 अपॉन P आएगी। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मॉडुलर रेशियो की वैल्यू 93 अपॉन P। नेक्स्ट, according to the basic considerations of working stress method for reinforced concrete design, the stress strain relationship of steel and concrete under working loads is taken as। कहने का मतलब है जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हम लोग पढ़े थे WSM में, LSM में और ULM में, तीनों में अलग अलग पढ़े थे, तो वही यहाँ पे पूछा जा रहा है कि WSM में जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायग्राम कैसे वेरी करता है। तो WSM में लीनियरली वेरी करता है, जबकि LSM में कुछ समय तक लीनियर होता है, उसके बाद पैराबोलिक हो जाता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये हो गया LSM के लिए, ये हो गया WSM के लिए। हम लोग याद रखेंगे क्वेश्चन में पूछा है वर्किंग स्ट्रेस मेथड WSM के लिए, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लीनियर। और इसके साथ में इलास्टिक भी होता है,
तो मैं यहाँ पे एक लाइन जोड़ देता हूँ, लीनियर एंड इलास्टिक। अगला, partial safety for concrete and steel are 1.5 and 1.15 respectively because, कहने का मतलब ये है कि कंक्रीट में ज्यादा क्यों होती है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर और स्टील में कम क्यों होती है, ये क्वेश्चन पूछने का रीजन है। तो एक्चुअल में होता क्या है, हम जो स्टील बनाते हैं वो कारखाने में बनाते हैं, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट दे करके बनाते हैं, तो वहां पे ज्यादातर स्टील के डिटेरियोरेशन के चांसेस कम होते हैं। कहने का मतलब है वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल की देख रेख में होता है और क्वालिटी बहुत सही होती है वहाँ पे एनवायरनमेंट का ज्यादा फर्क नहीं रहता है। जबकि कंक्रीट हम साइड पे बनाते हैं, वहाँ पे एनवायरनमेंट का फर्क होता है, जो जैसे कि मैंने बताया था एक्सपोजर इफेक्ट, माइल्ड एक्सपोजर, मॉडरेट, मीडियम, एक्सट्रीम, वेरी एक्सट्रीम, सीवियर, ये सारे एक्सपोजर है, इन सब पे डिपेंड करता है। इसलिए पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर 1.5 जो है वो ज्यादा होता है, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल कंक्रीट में कम होता है जबकि स्टील में क्वालिटी कंट्रोल अच्छा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसके अकॉर्डिंग। अगला, इन द डिजाइन कोड्स द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स आर कंट्रोल्ड बाय लिमिटिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। डिजाइन कोड में बीमों का विक्षेप निम्न में से किसको सीमित करके नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें डी, डेप्थ जो है उसको सीमित करके किया जाता है, तो यहाँ पे आंसर होगा इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ दिया है, स्पैन टू डेप्थ रेशियो दिया हुआ है, ये ऑप्शन सही है, स्पैन टू डेप्थ रेशियो। अब IS 456 हमारी कोड है जो कि ये बताती है कि कैसे डिजाइन करनी है। IS 456 2000 ये कहती है कि अगर कैंटिलीवर बीम है, तो कैंटिलीवर बीम है तो इसके लिए स्पैन टू डेप्थ रेशियो जो होगा वो होगा 7, और ऐसे ही सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम होगी अगर, तो उसके लिए 20, और तीसरी क्या है, कॉन्टिन्यूअस बीम है, कॉन्टिन्यूअस बीम है तो इसके लिए 27। ये वैल्यू एकदम याद होनी चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंटिलीवर के लिए स्पैन टू डेप्थ रेशियो मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्पैन टू डेप्थ रेशियो, स्पैन और डेप्थ की रेशियो इतनी है तो सही रहेगी। अगला क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ बैलेंस reinforced section is obtained by multiplying the lever arm with। किसी संतुलित अनुभाग का प्रतिरोध आघूर्ण लीवर की भुजा से किसको गुणा करके प्राप्त होता है। तो सिंपल सी बात है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, मोमेंट ही तो बोलते हैं, और ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है मींस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस ये होता है। यहाँ पे डिस्टेंस जो होगा वही लीवर आर्म है, जो मैंने पहले लेक्चर में बता रखा था, जो कि टेंशन टेंशन रीइंफोर्स वाली लाइन से और कंप्रेशन वाली लाइन से दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है लीवर आर्म, और वो d माइनस x/3 होता है। मैंने बताया था पिछले वाले में, जिन्होंने नहीं देखा है पिछले वाले वीडियो जाके देखें। तो अभी अब देखते हैं क्या कह रहा है, द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बैलेंस रीइंफोर्स सेक्शन इज obtained by multiplying lever arm with। बैलेंस सेक्शन है, ये चीज ध्यान देने वाली बात है, बैलेंस सेक्शन है, तो बैलेंस सेक्शन में क्या होता है, हम कंप्रेसिव या टेंसाइल दोनों में से कोई भी फोर्स कैलकुलेट कर लें। ये जो फोर्स है ये कंप्रेसिव भी हो सकता है और टेंसाइल भी हो सकता है। इन दोनों को लीवर आर्म से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लीवर आर्म से। क्वेश्चन ये कह रहा था, अगर यही बैलेंस सेक्शन ना होकर के अंडर इनफोर्स सेक्शन होता, बैलेंस सेक्शन ना होकर के अंडर इनफोर्स सेक्शन होता,
तो उस केस में क्या होता, अंडर इन्फोर्समेंट में होगा क्या, स्टील फेल होगा, तो हम टेंसाइल वाला फॉर्मूला लगाते हैं। और यही ओवर इन्फोर्स में क्या करते हैं, ओवर इन्फोर्स सेक्शन में कंक्रीट फेल होती और स्टील फेल नहीं होता, इसलिए हम कंप्रेसिव वाला लगाते हैं, कंप्रेसिव फोर्स। ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट, 500 mm प्रभावी गहराई के एक तरन में क्रांतिक काट का अभिकल्पन कर्तन बल का मान 270 किलो न्यूटन है। इस बात की प्रतिशत मात्रा के आधार पर कंक्रीट में अनुमेय कर्तन प्रतिबल 0.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें दिया क्या क्या है वो नोट करते हैं। पहले दिया है प्रभावी गहराई यानी कि इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ दिया है d इक्वल टू 500 mm और चौड़ाई ऊपर दिया है b इक्वल टू 300 mm। फिर पूछा है क्रांतिक काट के अभिकल्पन कर्तन बल का मान, कर्तन बल यानी कि टाउ, टाउ दिया हुआ है, सॉरी कैपिटल V, V दिया हुआ है 270 किलो न्यूटन। इसके अलावा अनुमेय कर्तन बल, अनुमेय कर्तन बल मतलब परमिसिबल, ये टाउ सी मैक्स होगा, टाउ सी मैक्स होगा 0.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया हुआ है, सॉरी टाउ सी होगा, ये टाउ सी होगा। इसके अलावा टाउ सी भी दिया हुआ है, टाउ सी दिया हो, टाउ सी मैक्स कितना दिया है, टाउ सी मैक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में 1.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये वैल्यू दी हुई है। यहाँ से पूछा क्या है, कौन सा कथन सत्य है, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे टाउ वी, ये टाउ सी है, हम टाउ वी निकालेंगे। टाउ वी जो होता है नॉमिनल शियर स्ट्रेस, नॉमिनल शियर स्ट्रेस, और टाउ सी जो होता है उसे बोलते हैं अलाउेबल शियर स्ट्रेस, अलाउेबल शियर स्ट्रेस। तो टाउ वी का फॉर्मूला यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं लिख नहीं रहा हूं, V अपान B इंटू डी, ये है टाउ वी का फॉर्मूला। जब टाउ वी कैलकुलेट होकर के आ जाएगा, जितना भी होगा, टाउ वी कैलकुलेट करके जितना भी आएगा उसको हम कंपेयर करेंगे टाउ सी से, टाउ वी कंपेयर करेंगे टाउ सी से। अगर टाउ वी टाउ सी से कम है, अगर टाउ वी टाउ सी से कम है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ओके है। अगर टाउ वी टाउ सी से ज्यादा है, टाउ वी टाउ सी से ज्यादा है, तब हम क्या करेंगे, हम मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, ये था, ठीक है। लेकिन अगर टाउ वी टाउ सी में ज्यादा हो गया, टाउ वी टाउ सी में ज्यादा, तो हम सेक्शन को रीडिजाइन करेंगे, ये क्वेश्चन था। तो ये कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे, सारी मैंने वैल्यूज दे दी है, सारा फॉर्मूला दे दिया है, आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट, द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन ओवर इन्फोर्स्ड बैलेंस सेक्शन इज, सॉरी ओवर इन्फोर्स्ड सेक्शन है, बैलेंस सेक्शन नहीं है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन बैलेंस सेक्शन इज, सॉरी ओवर इन्फोर्स्ड सेक्शन, ओवर इन्फोर्स्ड सेक्शन में क्या होता है, इक्वल टू बैलेंस सेक्शन, बिल्कुल नहीं। ओवर इन्फोर्समेंट कहा है और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहा है, MOR, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बैलेंस सेक्शन से ज्यादा होगा, क्योंकि ओवर इन्फोर्समेंट स्टील लगा रहे हैं तो मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ेगी ना, ओवर लगा रहे हैं मतलब और ज्यादा स्टील बढ़ा रहे हैं, और ज्यादा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आने के चांस रहेंगे। तो यहाँ पे आंसर सही है, मोर देन बैलेंस सेक्शन। नेक्स्ट, फॉर अ बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ keeping its depth constant, the width will vary in proportion to, ये कह रहा है यूनिफॉर्म अगर स्ट्रेंथ हो, इनकी डेप्थ कांस्टेंट रखा जाए, डेप्थ कांस्टेंट रखा जाए, d कांस्टेंट हो, विड्थ वेरी करेगा,
विड्थ वेरी करेगा। तो क्या पूछ रहा है, विड्थ वेरिएबल लिख लेता हूं, और यही निकालना किस प्रोपोर्शन में वेरी करेगा। तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है QC इंटू बी डी स्क्वायर, ये तो MR होता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ये होता है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को इन्होंने M बोला है, तो कैपिटल M होगा ये M, और D कांस्टेंट है तो D तो हम निगलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे जो होगा B इक्वल टू M अपॉन QC और D। यहाँ पे क्या देखा, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, ये कॉन्सेप्ट बन रहा है। तो इसके हिसाब से यहाँ क्वेश्चन पूछा है विड्थ विल वेरी इन प्रोपोर्शन टू, विड्थ विल वेरी इन प्रोपोर्शन टू किसमें, बेंडिंग मोमेंट के प्रोपोर्शनल होगा, ये चीज याद रखेंगे। आज के लिए इतना ही, आप लोग रिवीजन करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ ऑनलाइन प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। जय हिंद।